हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इन 11th फिक्स एंड 12th इजी। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल में क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो एटम्स के नंबर का एक सिंपल जो रेशियो होता है उसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, और उस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे को मिला H2SO4, तो H2SO4 में एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना 4 है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट अगर मैंने देखा ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितना है 6। तो इनके बीच में रेशो क्या आ गया, 1:2:2। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में एक जो सिंपल रेशो है, इस सिंपल रेशो के अकॉर्डिंग जो हमें मिला है कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है और कार्बन के जस्ट इक्वल है ऑक्सीजन। इस सिंपल रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। हम और भी कंपाउंड को देख सकते हैं, जैसे अगर एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड में भी आपके सामने, एसिटिक एसिड में भी आपको दिख रहा होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 एंड 1 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। तो यहां पे भी हमें रेशो मिला 1:2:1। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट एटम के नंबर वो तो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट उसमें उन एटम में एक अगर सिंपल रेशो मिलता है तो सिंपल रेशो को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, जैसे मैं एक और बता देता हूं, H2N2O6। अब यहां पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो इसमें रेशियो ये भी दोस्त है 1:1:3। तो ये जो सिंपल रेशियो है एटम का, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, क्लियर। तो ये डेफिनेशन अपन बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज केमिकल फार्मूला showing the relative number of atoms in the simplest ratio। रिलेटिव नंबर होता है लेकिन वो सिंपलेस्ट रेशियो में, रिलेटिव मतलब जैसे इनमें रिलेटिव किसमें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का रिलेटिव एक सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, फॉर्मूला डिपिक्टिंग कांस्टेंट एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे अगर मान लो मेरे को बोला जाए C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, और इसमें एक सिंपल रेशियो वो क्या आया, 1:2:1। मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये आ गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मैंने कितना डिवाइड किया कि मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मैंने किसी नंबर का डिवाइड किया। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, तो मैंने 6 का डिवाइड किया, तभी तो क्या मिला, 6/6 क्या आ गया, कार्बन 1। 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन 2, और 6 में डिवाइड करोगे तो ऑक्सीजन 1। तो बात यह है एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर ऑब्टेन करना है
मॉलिकुलर फॉर्मूले में, तो एक नंबर का डिवाइड करना पड़ता है, जो एक रेशियो है, जो एक मतलब ये दोस्तों जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब मेरे पास अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को मैं n मतलब 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका क्या था? C1H2O1। तो मेरे को क्या मिल सकता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई n से मिल सकता है। तो ये एक रिलेशन रहता है। अब इस रिलेशन का यूज कैसे होता है, या मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में मिले हैं, उस पर हम बात करते हैं। जनरली आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा आपको यहां पे? अगर मान लो आपको दे रखा हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मान लो ये दे दे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको परसेंटेज दिया जाए किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का। और जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन परसेंटेज देगा 4.07%, है ना। और कार्बन का परसेंटेज हमें दे रखा है, 24.27%। और एक हमें दे रखा उसमें क्लोरीन दे रखा हमें 71.65%। और हमें पूछा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन से मिलकर एक कंपाउंड बनता है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। इसका हमें मॉलिकुलर वेट भी दे रखा है, इसका मोलर मास जो है वो दे रखा है 98.96। तो हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो हमें परसेंटेज दे रखा है उस अकॉर्डिंग हमें मोल्स निकालना है, ठीक है। मोल्स निकालना है। तो मोल सबसे पहले किसका निकाला? कार्बन। ये जो भी हमें दे रखा है परसेंटेज, ये ऐसा हम मान सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास कंपाउंड है वो है 100 ग्राम का। उसमें हाइड्रोजन के कितने? 4 ग्राम, कार्बन के एंड क्लोरीन के। तो हाइड्रोजन के दे रखे हमारे पास, सबसे पहले मैंने कार्बन उठा लिया, तो आप कार्बन ले लो 24.27 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। तो 24 में 12 का डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग। आप ऑलमोस्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल्स 4.07। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 1, तो वो आ गया 4। और एक जो हमारे पास बचा है क्या? क्लोरीन। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो है 71.65। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आ गया? 2। तो जो हमारे पास आया, ये हमारे पास जो मोल्स आया, इस मोल्स में हमें तो सबसे मिनिमम मोल्स आया उसका डिवाइड सब में कर दो। सब में डिवाइड करोगे तो जो हमारे पास रेशियो आएगा मोल्स का, वो रेशियो ही हमारा क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब अगर मैं 2 में मिनिमम क्या है? 2, 4, 2, तो 2 में 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1। 4 में 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 2।
और 2 का 2 में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। मतलब मेरे पास यहां पे अगर देखा जाए, इजीली आराम से देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, क्लोरीन का परसेंटेज दे रखा है। आपको इसमें पहले सबके इन सबके मोल्स निकालने, इन सबको ये अमाउंट को हमें मानना है ग्राम में। तो मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट, मोल्स इसके 2 आए, यहाँ 4 आया, और यहाँ पे 71.65 अपॉन 35.5, तो ये भी 2/2 कितना आया 1 मोल। मतलब इसके मोल जो आए थे वो तो आए थे 2, और जो मोल्स आए हैं मिनिमम मोल्स उसका डिवाइड सब में कर दो, 2/2 1, 4/2 2 और 2/2 1। मतलब हमारे पास जो रेशियो आया कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन का आया 1 2 और क्लोरीन का आया कितना 1, है ना। मतलब ये हमारे पास आया एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2Cl। और मैंने आपको पीछे भी बोला था, अभी क्या मैंने आपको पीछे बोला था, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन n। तो एम्पेरिकल मास मोलर मास अपॉन n हो सकता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास आ जाएगा, एम्पेरिकल मास कितना आया, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 2, हाइड्रोजन का मास 2 और क्लोरीन का मास आता है 35.5। 12 प्लस 2 एंड 35.5 मतलब ये आ जाएगा 49.5, है ना। और आता अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन n। तो हमारे पास आ जाएगा एम्पेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन n। मोलर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा था 98.96। तो आप यहां पर n को उधर ले जाओ, मोलर मास 98.96 और ये 49.5, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ गया हमारे पास 2। ये अगर 2 आ गया तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई C1H2Cl1, तो ये C2H4Cl2। और आप आराम से देख सकते हो 2 क्लोरीन का मास होता है 71, 2 कार्बन का होता है 24 और 4 28, 71 और 28 99, तो ये 99 के पास ही तो है ही मॉलिक्यूलर वेट। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन तीनों का परसेंटेज रखा है, उस अकॉर्डिंग मोल्स निकाल लो। मोल्स 2 4 2, उसमें जिसका मोल्स मिनिमम आए उसका डिवाइड सब में कर दो, और फिर उस अकॉर्डिंग जो रेशियो आता है 1:2:1, ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो, ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल मास जो हमारे पास आ गया 49.5, और यहां से आ जाएगा n मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास 2 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई कर लो आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। ओके, क्लियर। एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, एक क्वेश्चन आप और भी देख सकते हो।
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स क्या दे रखा है 49.3% कार्बन। अगर आपके पास ये है 49.3% ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है आपको 6.84। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में अभी तक तो कार्बन और क्या है हाइड्रोजन, और ये तो परसेंटेज लगभग 49 और ये 6.84, तो ये तो लगभग 56 के पास में हुआ है। अभी जो बच गया वो क्या होगा ऑक्सीजन, तो बचा हुआ परसेंटेज जो हो गया ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये जितना भी 43 समथिंग आता है, 43% के पास आएगा ऑक्सीजन। तो परसेंटेज हो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है मोल्स निकालना है। मोल्स, तो मोल्स निकालोगे 49.3%, कार्बन का वेट कितना होता है 12, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 4, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6.84, 1, तो ये लगभग आ जाएगा 6 के पास, और ऑक्सीजन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 43, 16, तो ये ऑलमोस्ट जो आएगा आपके लगभग आ जाएगा ये 2 समथिंग आ जाएगा, मतलब 2.5 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें जो सिंपलेस्ट रेशो है सबसे लोवेस्ट मोल किसके मोल्स 2, इसका डिवाइड आप सब में कर सकते हो, मतलब 2 आ रहा है अगर तो 2 का डिवाइड आप 4 में करोगे तो ये 2 आ गया, 3 आ जाएगा, और 2/2 क्या आ जाएगा 1। मतलब ये जो रेशियो है इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, रेशियो के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो गया, आप सिंपल रेशियो आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आ गया कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन का आया आपके पास 2, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 1, मतलब C2H3O1। ठीक है, और इसका हमें मतलब ये मान सकते हैं, ये अपन बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक आपको दे रखा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी दे रखा है 73। तो वेपर डेंसिटी का यहाँ पे यूज ये है, क्या वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो। मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह मॉलिक्यूलर वेट अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, मोलर मास बोल दो, 2 इंटू 73 मतलब 146, कितना 146। ओके 146 ये हमारे पास ही आया, और यहां से अगर हमें 146 ये मिल गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मोलर मास, C2H3O1, ये मैंने ऑलमोस्ट लिया है, तो ऑलमोस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी अगर ऊपर नीचे हो सकता है और मैनेज कर लेंगे। 2 कार्बन 2 इंटू 12, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16, तो कितना ये 24, 3 एंड 16, तो ये कितना हुआ ये 27 एंड 16 कितना हो गया 43। 43 आपके पास आया क्या एम्पेरिकल मास। ओके,
और वो जो आया अपने पास मॉलिक्यूलर वेट आया 146। अब यहाँ पे आप एक चेंज थोड़ा ये कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ऑलमोस्ट लेते हो, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लिया है, तो अगर आप थोड़ा इसमें चेंज ये मिल सकता है कि अगर आप एग्जैक्ट अगर लोगे तो थोड़ा ये पॉइंट्स जो है वो चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया है 2 पॉइंट समथिंग ये आएगा, ये 6.84, 43 में आप 16 का डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 2.5, कितना 2.5। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये चेंज मिल सकता है आपको 2.5 का। फिर अगर अपन 2 के अकॉर्डिंग, तो ये जो है हमारे यहाँ पास एम्पिरिकल मास आया, ये क्या था मोलर मास 146, और यहां से हमें ये मिल सकता है n इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलर मास जो हमारे पास कितना 146 और एम्पेरिकल मास जो आपके पास आया है 43। थोड़ा इसमें ध्यान रखना, आप अगर पॉइंट से अकॉर्डिंग लोगे तो थोड़ा एग्जैक्ट इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, तो थोड़ा चेंज मिल सकता है। तो ये जितना भी आए, ऑलमोस्ट जितना भी ये आए, इस n को आपको फिर मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपका था क्या था C2H3O1। ओके, तो बात सीधी सी देखो ये कहने मतलब ये कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी परसेंटेज दिया जाए, आपको बात यही है कि मेन कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। जो परसेंटेज दे रखा है पहले उनके मोल्स निकालो, और मोल्स निकालने के बाद में उनको जो मोल्स सबसे मिनिमम है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक सिंपल रेशो आ जाएगा। वो सिंपल रेशो होगा वो आपका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर यहां पे देखा है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ, मोलर मास के साथ रिलेशन होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जो आपके पास क्या मिलेगा 146, और इस मॉलिक्यूलर वेट में अगर आप डिवाइड करते हो, मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट के बीच में रिलेशन होता है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल मास, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो जो भी n हमें मिले उस n से मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूले को C2H3O1, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब कुछ तो मल्टीप्लाई आपको भी करना पड़ेगा ना, तो बस बात यही है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है एटम्स का रिलेटिव, है ना, और एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ एटम होता है उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो इसके अलावा इस चैप्टर में और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स हम देखेंगे कंसंट्रेशन वाला। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।